ताइवान में एयर रेड से बचने के लिए शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। हवाई हमले से बचने के लिए लोगों को शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया। चीन ने पेलोसी की विजिट के दौरान हमले की धमकी दी है। इस विजिट के दौरान ही हमला होगा, लिहाजा लोगों को शेल्टर के बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके से उनको शेल्टर्स में जाना है, कैसे जैसे ही एयर रेड सायरन्स बजते हैं उनको अपनी गाड़ियों को जहां का तहां खड़ा करना है और जितनी जल्दी हो सके उनको अपना वाहन छोड़कर करीब के शेल्टर में पहुंचना है। इसकी पहले भी ड्रिल्स कराई जा चुकी हैं। वहां नागरिकों को एक सर्वाइवल हैंडबुक भी सौंपी जा चुकी है। TV9 भारतवर्ष ने उसका एक्सक्लूसिव इंटरप्रिटेशन भी आपको दिखाया था, जो कि वहां की भाषा में था, और उसको अंग्रेजी में आपको बताया था कि वहां क्या कुछ चल रहा है और क्या तैयारियां चल रही हैं। इस बार दोनों ही तरफ से जो कुछ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। चाइना और ताइवान दोनों ही अपनी बातों को लेकर जाहिर है अड़े रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखा गया कि दोनों ही तरफ से इतनी तैयारियां की जा रही हो तो क्या वाकई ये इस फ्लैश पॉइंट के लिए एक ट्रिगर का काम करने वाला है। चीन देखेगा ताइवान की फायर पावर। ताइवान ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यहां पर अगले हफ्ते ताइवान करने वाला है बड़ा लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल, और उसके जरिए वो दिखाने वाला है अपनी ताकत और खुद को भी परखना चाहता है। वो पिंगटंग काउंटी में 9 से 11 अगस्त के बीच में ताइवान का ये युद्धाभ्यास होने वाला है। युद्धक तैयारियों को मजबूत करने और सेना का फायर पावर दिखाने के लिए यह ड्रिल जाहिर की जा रही है। 43वीं आर्टिलरी कमांड, 333वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड, पूर्वी डिफेंस कमांड और कोस्ट गार्ड इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। पिछले हफ्ते ही ताइवान ने की थी वार्षिक मिलिट्री ड्रिल, और उसके बाद ये एक और लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल। इन ड्रिल्स का मतलब जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस बहल साहब, इस बार बात कहां तक जाती आपको दिखाई दे रही है? कहूंगा कि चीन की एक गलती थी कि उन्होंने अमेरिका को कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी, और जब अमेरिका को लगता है कि उसकी एक साख है पूरे विश्व के अंदर एज नंबर 1 ग्लोबल सुपर पावर और मिलिट्री पावर, अगर वो वहां पे कहे कि उनके नैन्सी पेलोसी लैंड नहीं कर सकते तो और कोई रास्ता नहीं रह गया था नैन्सी पेलोसी के पास कि वहां लैंड करके दिखाए कि अमेरिका अब भी एक पावर है कि पूरी दुनिया में जो दिखा सकती है कि देखो हम नंबर 1 है। लेकिन इसके बाद दूसरी बात पे आता हूं मैं कि जो ये ड्रिल्स चल रही हैं, टैक्टिकल ड्रिल्स चल रहे हैं या जो लाइव फायरिंग चल रही है, ये अपने आप को तैयारी करने के लिए किया जा रहा है। अगर आप हिस्ट्री में देखें, कोरियन वॉर को देखें 1950 की, तब चीन ने कहा था अगर आप यालू रिवर के पास आए तो हम अटैक करेंगे, और जैसे ही जनरल मैकआर्थर यालू रिवर के पास पहुंचे चीन ने अटैक किया। और चीन हमेशा करता, 1962 को देख लीजिए, चीन हमेशा वो करता है जो बोलता है, और उन्होंने कहा है कि अब हमने आपको बोल दिया, ये मत बोलना कि बोला नहीं था, ये उन्होंने बोल दिया। इसका मतलब ये है कि अभी तो शायद वो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, प्रतिबंधों की तरफ रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में वो ताइवान को अपने अंदर मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है इस बहल साहब की तरफ से कि इतिहास इस बात का गवाह है कि चाइना अगर कुछ कहता है तो वो करता है, और उसने इतना कुछ कह दिया है नैन्सी पेलोसी की इस विजिट को लेकर कि उसके अपने कहे हुए का दबाव, उसके क्रेडेंशियल्स का दबाव उसके ऊपर आ गया है। और अगर ऐसा है तो इस बार दुनिया क्या देखने वाली है? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी तक थमा नहीं है, क्या एक और युद्ध दुनिया पर लादा जाने वाला है? तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, BR दीपक एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले तारिक फतेह साहब आपसे समझना चाहता हूं, क्या इस बार एक और अनहोनी होने वाली है? देखिए, इसको अगर समझना है तो वो प्रेसिडेंट आइजनहावर की आखिरी जो स्पीच थी जाते वक्त, उस पे ध्यान दीजिए, जो उन्होंने वार्निंग दी थी अमेरिकन्स को कि वॉच आउट फॉर द अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। वो उस वक्त तक प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते जब तक कि कहीं ना कहीं दुनिया में जंग हो रही हो। जिस कंट्री की इकोनॉमी इस बेसिस पे हो कि कितने आर्मामेंट्स बिकने हैं, कितना इस्तेमाल होना है, कितना ज़ाया होना है, उसके लिए तो ये एक नया सिलसिला ट्रिगर किया ना उन्होंने। यूक्रेन के अंदर चीज़ फौरन आसानी से सॉल्व हो सकती है अगर यूक्रेन ये कहा गया था कि आप नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे। उन्होंने नहीं किया, पूरा सिलसिला चल रहा है, दुनिया भर में उसका असर हो रहा है। किसको फायदा हुआ? दी अमेरिकन आर्मामेंट इंडस्ट्री। अब इस टेंशन से अब ये कह रहे हैं, चाइना को कह रहे हैं कि वो तो करेंगे जो करेंगे, उसको छोड़िए। अगर इनका जहाज उड़ने नहीं दिया उन्होंने, क्या लैंड तो आप कर गए,
अब आप टेक ऑफ नहीं कर सकते यहाँ से, फिर क्या होगा? चाइना भी कोई ऐसे बेवकूफ लोगों की उसमें नहीं है कि इट विल गो इनटू अ वॉर लाइक सिचुएशन फॉर नथिंग। लेकिन चाइना को प्रोवोक करना इस वक्त बिल्कुल अमेरिका, जिस सूरत से भी आप देखिए कि चाइना को अननेसेसरी प्रोवोक किया है उस इलाके में जिसके अंदर पहले ही टेंशन चल रहा है, चाइना का, फिलीपींस का। चाइना ने अपने बेसिस बनाए हैं, आइलैंड खड़े कर दिए हैं आसपास जहां वो मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं। तो दिस इज आई थिंक वन मोर इंस्टेंस कि जहां पे द यूनाइटेड स्टेट्स की रियल जो गवर्नेंस है वो किन के हाथों में, वो ये बाइडेन वगैरह ये फॉरेन पॉलिसी वाला नहीं है। इट इज द पीपल हु रन द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स that determine the foreign policy. बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। डी आइजनहावर का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति रहे और उन्होंने ये कहा था कि इससे सावधान रहना, ये जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसी की वजह से क्या वाकई वो नेटो वाला प्रोवोकेशन हुआ जिसके चक्कर में यूक्रेन फंस गया, रूस के साथ अब तक युद्ध जारी है, और यहां पर भी क्या उसी तरह का जानबूझकर प्रोवोकेशन किया जा रहा है ताकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा हो? लेकिन सिर्फ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अगर फायदा हुआ और पूरी दुनिया लुट गई तो क्या ये सिनेरियो भी अमेरिका को मंजूर है? लेकिन ये बात रॉबिन सचदेवा ने भी यहां पर कही थी कि यहां एक जो पहले से ही चला आ रहा तनाव है उसमें कैटलिस्ट का काम किया है नैन्सी पेलोसी की इस विजिट ने। बीआर दीपक, उनका टेक में लेना चाहता हूं। बीआर दीपक, आपका क्या कहना है और कहां तक इस बार बात बिगड़ती हुई देख रहे हैं आप? इसमें मैं एक दो पहलू बताना चाहूंगा कि पहले तो जो पहला राउंड है उसमें तो हम कह सकते हैं कि ये जो राउंड है चीन पर एक तमाचा है नैन्सी पेलोसी का, अगर अमेरिका का नहीं कहे तो, क्योंकि जिस तरह से 19 जुलाई से लेकर के जो फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी थी उससे लेकर के शी जिनपिंग तक 28 तारीख और 29 से फिर जो सैन्य अभ्यास चीन कर रहे थे वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि इस एरिया में आप दखल अंदाजी ना करें। तो जहां तक अमेरिका की बात है तो मुझे लगता है कि उसकी जो वन चाइना पॉलिसी था उसमें जो अस्पष्टता की जो नीति थी उसमें धीरे धीरे मुझे लगता है कि बदलाव हो रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जापान में कहा कि वो बल का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं, हालांकि बाद में स्पष्टीकरण किया, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो अस्पष्टता, जो एम्बिग्युइटी की जो नीति है उनकी ताइवान पर, वो बदल रही है और ये जो नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है वो उसका एक हिस्सा है। जहाँ तक चीन का प्रश्न है वो क्या कर सकता है, खैर अभी तो कल बातचीत होगी और देखते हैं कि उनका जो लियाओनिंग है, शांतुंग है, जो एयरक्राफ्ट करियर है वो भी मूव कर है और फिर उनकी सेनाएं जैसे वो बोल रहे हैं कि वो तैयार हैं। मुझे लगता है कि एक तो चीन जो मेरिडियन लाइन है जैसे वो बोल रहे हैं कि उसका उल्लंघन बार बार करेगा, जो आदिस का जो उल्लंघन वो तो हो ही रहा है काफ़ी टाइम से। और फिर चीन जैसे हांगकांग में उन्होंने एक सिक्योरिटी सुरक्षा जो कानून लागू किया, उसी तरह से चीन में भी वो जो यूनिफिकेशन का जो कानून है वो पारित। दो इंपॉर्टेंट बातें आपने कही हैं। आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते जैसे दूसरे लोगों ने भी कहा, और चौथी बात मुझे लगता है कि जो ताइवान के जो सैन्य ठिकाने उस पर छुट हमले कर सकता है। ताइवान के तक जो युद्ध की बात है मुझे लगता है कि इस स्थिति में अभी मैं नहीं कहूंगा कि दोनों साइड ये चाहते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसमें तारिक फतेह साहब का टेक ले लेता हूं। ये बात कितनी बिगड़ सकती है सर? ये तो आपने बताया कि एक्चुअली किसकी वजह से हो रहा है, ये अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है। अगर ये कॉज है तो जहां तक रूस यूक्रेन में बिगड़ गई वैसा ही ताइवान चाइना का मामला भी देख रहे हैं क्या आप? इतना आसान नहीं है उसको रिपीट करना, क्योंकि ये एक जजीरा है। वहां आप समझिए कि देयर वाज अ लैंड बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर इन्वेजन भी हो सकती थी। यहाँ पे नेवी का पूरा इन्हिसार जो भी करेगा उसको अपनी एयरफोर्स और नेवी के बेसिस पे करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि इट विल नॉट एक्सपैंड टू दैट लेवल। ये हो सकता है, जो मैं समझ रहा हूँ, इफ आई वाज एनीवन, कि आप एयर ब्लॉकेड करेंगे चाइना ताइवान का, कि दिस इज देयर सॉवरेन टेरिटरी। ये तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है यूनाइटेड नेशंस में। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, आप जिसको देखिए वो रिकग्नाइज करता है कि ताइवान। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है सर कि हमारा कोई पहली बार कोई सांसद वहां पहुंच रहा हो ऐसा तो नहीं है।
पहले भी विजिट्स हुई हैं, तो फिर इस बात को इतना ज्यादा तूल देने का मतलब क्या है?